भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे लग्नेश के बारे में। वैसे तो सभी भावेशों का अपना अपना एक विशेष महत्व होता है, लेकिन फिर भी लग्नेश का एक सर्वोपरि स्थान माना गया है, क्योंकि लग्नेश ही है जो हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व, शरीर, मान सम्मान, जन्म स्थान, इन सबको दर्शाता है। लग्नेश ही जातक की उच्चता या निम्नता, यानी उसके भौतिक शरीर के रूप में भी और आत्मिक शरीर के रूप में भी उसकी उच्च या निम्न प्रवृत्तियों को दर्शाता है। जातक के मान सम्मान का दायरा क्या होगा, उसका शरीर कैसा रहेगा, रोग बीमारी की स्थिति जीवन में क्या रहेगी, यानी उसका संपूर्ण जीवन किन बिंदुओं के आसपास रहेगा, इसके बारे में जानना हो तो हमको लग्नेश को ही देखना होगा। अब यहाँ पर आप एक बात को विशेष रूप से देख लें कि यदि जातक का जन्म लग्नेश के नक्षत्र में हुआ है तो इस लग्नेश द्वारा दिए जाने वाले सभी फल जीवन भर उसको प्रभावित करेंगे। और मान लीजिए कि लग्नेश के नक्षत्र में जन्म नहीं है, किसी अन्य भावेश के नक्षत्र में जन्म है, तो फिर जो फल हम आपको बताने जा रहे हैं वो विशेषकर लग्नेश की दशा के अंतर्गत ही प्राप्त होंगे। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अक्सर ज़्यादातर लोग यह सवाल करते हैं, अनेकों मैसेज मिलते हैं, कुछ पर्सनली फ़ोन भी कर डालते हैं कि नक्षत्र स्वामी को कैसे तय करें। अब जो ज्योतिष के जानकार हैं, विद्यार्थी हैं या जो प्रोफेशनली ज्योतिष करते हैं, उनके लिए तो यह कोई महत्व की बात ही नहीं है। लेकिन जो कुछ दर्शक ऐसे भी होते हैं जो इन सोशल मीडिया चैनल्स पर अपनी जिज्ञासा शांत करने या अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहते हैं, और जब वह नक्षत्र स्वामी का नाम सुनते हैं तो उनको बड़ी द्विधा उत्पन्न होती है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके फ़ोन आते हैं कि हम आपसे ज्योतिष सीखना चाहते हैं, पर उनको ज्योतिष की ABCD भी नहीं आती। उनको यह भी पता नहीं होता कि राशि क्या होती है, भाव क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं। तो उन सब लोगों की सुविधा के लिए हम यह विचार कर रहे हैं कि एक ऐसी सीरीज भी बनाई जाए जिसमें प्राथमिक रूप से लेकर फल कथन तक सारी बातों का समावेश हो। तो हम निकट भविष्य में ही जल्द से जल्द यह कोशिश करेंगे जिससे नए लोगों की जिज्ञासा शांत हो सके, और इस सीरीज को देखकर उसके बाद जो प्रोफेशनली ज्योतिष करना चाहते हैं वो आराम से कर सकेंगे। और इस सीरीज को देखने के बाद ही जो हमसे ज्योतिष सीखने का आग्रह करते हैं उसके बाद ही हम उनसे कुछ कर पाएंगे, क्योंकि बिना प्राइमरी ज्योतिष सीखे हमारी भाषा को समझना भी उनके लिए थोड़ा कठिन रहेगा और वो नए लोग हमसे सीख भी नहीं पाएंगे। इसलिए हम यह कोर्स जल्दी से जल्दी यहाँ पर प्रस्तुत करने की योजना बना रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि नक्षत्र स्वामी को कैसे देखा जाए। तो नक्षत्र स्वामी को देखने के लिए आप जिस किसी भी सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं उसमें लग्न चार्ट के नीचे ही सभी ग्रहों की स्थिति लिखी रहती है कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है। तो नक्षत्र स्वामी को तय करने के लिए आप वहाँ पर सिर्फ ये देखिए कि चंद्रमा कौन से नक्षत्र में बैठा है, यानी चंद्रमा लिखा होगा, उसके आगे उसकी डिग्री लिखी होगी और उसके आगे ही एक नक्षत्र का नाम लिखा होगा। तो उस नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वही नक्षत्र स्वामी होता है। अब यहाँ एक उदाहरण से आप समझ लीजिए, आपको एक कुंडली ऊपर दिखाई दे रही होगी
जो कि मिथुन लग्न की कुंडली है। अब यहाँ हम आपको बताते हैं कि इस मिथुन लग्न की कुंडली का नक्षत्र स्वामी बुध है। अब वो कैसे है यह समझ लीजिए। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि चंद्रमा के सामने ही लिखा हुआ है रेवती नक्षत्र तीसरा चरण, और रेवती नक्षत्र का स्वामी ग्रह होता है बुध। इसलिए इस कुंडली का नक्षत्र स्वामी बुध होगा, और बुध चूंकि यहाँ पर लग्नेश ही है, इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि इस जातक का जन्म लग्नेश के नक्षत्र में हुआ है। बिल्कुल सिंपल है, तो नक्षत्र स्वामी के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब हम आज के विषय को आगे बढ़ाते हैं। लग्न या लग्नेश समय के रूप में देखा जाए तो यह वर्तमान है। वर्तमान यानी जो अभी मौजूद है, इसमें भूत या भविष्य की कोई गुंजाइश नहीं है। लग्न तय ही तब हुआ है जब आप इस संसार में वर्तमान रूप में मौजूद हो गए। इसलिए लग्न को या लग्नेश को हमेशा वर्तमान मानना चाहिए। वर्तमान यानी जो इसी पल में मौजूद है, इसमें और कोई भूत या भविष्य की गुंजाइश ही नहीं है, सिर्फ वर्तमान। और मूलभूत रूप से देखा जाए तो लग्न की या लग्नेश की यही परिभाषा है। अब हम बात करेंगे कि कौन से भाव में बैठकर लग्नेश क्या फल देता है। सभी शास्त्रों में भी लिखा है और सभी विद्वान भी यही कहते हैं कि लग्नेश सदा शुभ ही होता है, क्योंकि लग्नेश के पास आपके शरीर की जिम्मेदारी है। तो कोई भी ग्रह अपने भाव को तो बचाना ही चाहता है, लेकिन हम देखते हैं कि सभी लोगों को इसके एक जैसे शुभ फल नहीं मिलते हैं, और उसका कारण है इसकी भाव स्थिति। यानी यह जिस भाव में बैठ जाता है उसी भाव के अनुरूप फल देता है, और आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो लग्नेश की भाव स्थिति जैसे ही बदलेगी, वैसे ही अच्छे या बुरे फलों में कमी बेसी होती रहेगी। यह ध्यान देने वाली बात है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि लग्नेश यदि लग्न भाव यानी स्वयं के भाव में ही बैठा हो तो उसके क्या फल प्राप्त होंगे। तो लग्नेश यदि लग्न में बैठा हो तो जातक शरीर से बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है, यानी शारीरिक रूप से बलशाली होता है, और अन्य कोई ग्रह दशाओं में विपरीत योग ना हो तो जल्दी से इसको कोई आदि व्याधि या शारीरिक बीमारियां नहीं होती हैं। इसका व्यक्तित्व भी बहुत बढ़िया रहता है, मान सम्मान भी मिलता है, और जहाँ तक रोबदाब वाला होता है, अहम की मात्रा इसमें कुछ ज़्यादा रहती है। रिस्क उठाने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा है। किसी भी तरह की रिस्क बिना सोचे समझे उठा लेता है। नफ़ा नुकसान जो भी हो वो अलग बात है, पर किसी भी तरह की रिस्क लेने में ये आगे रहता है। जल्दी से किसी से डरता नहीं है। सामने वाला कितना ही बड़ा पहलवान हो, इससे कितना ही ज़्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन ये उससे भिड़ लेता है, क्योंकि लग्नेश जब लग्न में बैठा है तो इसमें क्षत्रित्व के गुण ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी स्वभाव के कारण इसमें ये सब गुण पाए जाते हैं। ऐसा जातक जल्दी से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, यानी किसी से कुछ मांगना इसको तौहीन लगती है, और ऐसे लोग ज़्यादातर किसी से कुछ मांगते भी नहीं हैं, अपने निजी कर्म से ही जीवन यापन करते हैं। अब ये तो हुए लग्नेश के लग्न में बैठने के कुछ सकारात्मक पहलू, लेकिन हम जैसा कि आपसे हमेशा बात करते रहे हैं कि द्वैत हमेशा रहता है। कोई भी ग्रह हो वह सिर्फ अच्छे फल ही नहीं देता है, यानी आपके अनुकूल फल ही नहीं देगा, उसके विपरीत भी फल देगा, क्योंकि हर बात के
दो पहलू होते हैं। तो अब हम इसके कुछ नकारात्मक पहलुओं के बारे में बात करते हैं कि लग्नेश लग्न में बैठा हो तो नकारात्मक फल क्या हो सकते हैं। अब इसका एक सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू तो यह है, और यदि यह मान लीजिए नक्षत्र स्वामी है तो विशेष रूप से कि इसके जीवन साथी से मतभेद रहते ही हैं। इनकी दाम्पत्य की गाड़ी आसानी से नहीं चलती है, कुछ ना कुछ खिटपिट लगी रहती है, और ये अपने जीवन साथी को प्रताड़ित करते हुए भी पाए गए हैं। एक बहुत बड़ा नकारात्मक पहलू इस चीज़ का यह है। और आप देखेंगे कि इसके सकारात्मक फलों में ही इस बात का भी राज छुपा हुआ है, क्योंकि सकारात्मक पहलुओं में हमने देखा कि इसमें अहम, अकड़, मान सम्मान, इनके प्रति ज़्यादा सोच रहती है। और जहाँ इनके मान सम्मान, अकड़, इस पर कोई चोट आई या किसी ने इनकी बात नहीं मानी तो फिर ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। और यही कारण है कि जीवन साथी के साथ मतभेद अक्सर पाए ही जाते हैं। अन्य ग्रह योग हों खराब कुछ इस स्थिति के तो फिर अलग बात भी हो सकती है, लेकिन प्राय मतभेद तो रहते ही हैं, क्योंकि ये जीवन साथी पर भी रोक दाव रखने की कोशिश करते हैं, अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। और आजकल आपको मालूम है कि कोई रोक दाव तो सहन करता नहीं है, कब तक करेगा। रोज का ही काम हो तो नहीं कर पाता। इसलिए ये समस्या इन स्थिति के जातकों में आती ही है। दूसरा, इन जातकों में लग्न बली होने के कारण काम भावना की भी कमी पाई जाती है। ऊपर से देखने में ये तंदुरुस्त और हट्टे कट्टे दिखेंगे, पर इनमें काम भावना की कमी अक्सर ही पाई जाती है। अब लग्नेश लग्न में बैठा है, इसको तो कोई टाल नहीं सकता, तो हम इसके कुछ उपाय कर सकते हैं जो कि आपको सकारात्मक रिजल्ट दें और नकारात्मक रिजल्ट से थोड़ा दूर रखें। तो ऐसे जातकों को अपने मस्तक पर तिलक अवश्य लगाना चाहिए। रोली, चंदन, केसर, जो भी आपको पसंद हो, आप तिलक अवश्य लगाया करें, तो इसके नकारात्मक फलों में बहुत हद तक कमी आ जाएगी। फिर इन जातकों के लिए एक सुझाव है कि अपने जीवन साथी को महत्व दें, उसकी बात सुने और उसकी किसी बात पर भड़कने की बजाय शांति से उस पर विचार करें, तो बात इतनी बिगड़ेगी नहीं कि छुटकारे तक ही बात पहुंच जाए। इसलिए थोड़ा शांति से और समझदारी से काम लेना चाहिए। इसके अलावा इन जातकों में मैंने पहले कहा कि रिस्क उठाने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से ये जुए, सट्टे, शेयर मार्केट, इन कामों में भी बहुत बड़ी रिस्क उठा लेते हैं। तो मेरा सुझाव यही होगा कि अनकैलकुलेटेड रिस्क जो आप सहन नहीं कर सकें, इस हद तक किसी भी ऐसे कार्य में नहीं लगे, जुए, सट्टे या शेयर मार्केट में, कि उसमें अपनी सारी पूंजी गंवा बैठें और आपका परिवार और आपका जीवन प्रभावित हो। इसलिए इस जुए सट्टे की आदत से दूर रहें। लेकिन ऐसे लोगों के लिए यदि यह नक्षत्र स्वामी है तो रिस्क उठाने की क्षमता से इनको कोई दूर नहीं कर सकता। इसलिए कैलकुलेटेड रिस्क उठाएं। रिस्क उतनी ही लें कि जितनी आप आराम से सहन कर सकें और आपकी फैमिली पर, आपके स्वयं के जीवन स्तर पर उसका कोई फर्क नहीं पड़े। आइए अब बात करते हैं लग्नेश यदि द्वितीय भाव यानी अपने भाव से दूसरा बैठा हो तो उसके क्या फल प्राप्त होते हैं। लग्नेश की इस स्थिति के फल धन, कुटुंब, परिवार, इस मामले में बहुत ही अच्छे मिलते हैं। धन का आवागमन भी जीवन में आराम से होता रहता है, कोई कष्ट नहीं आता। जातक जहाँ भी खड़ा हो जाएगा वहीं पर धन कमाएगा। कहने का मतलब यह है कि जातक के स्वयं के प्रयास से धन आता है। स्वयं लग गया काम में
तो आराम से धन कमा लेगा, धन की कोई कमी नहीं रहेगी। धन के मामले में लग्नेश की यह स्थिति बहुत बढ़िया है। ऐसे जातक अपने कुटुंब परिवार इनकी पूरी देखभाल करने वाले भी होते हैं। और मान लीजिए इस दशा का आगमन हो चुका है और संतानोत्पत्ति का समय है, तो आराम से संतान यहाँ हो जाती है, कुटुंब आराम से बढ़ जाएगा। अब इस स्थिति का एक फल और आपको बता देते हैं, जो कि शायद अधिकतर लोगों को मालूम नहीं होगा। वो यह है कि मान लीजिए जातक को यह दशा यानी लग्नेश की दशा उस अवस्था में आई है जबकि उसका पुत्र विवाह योग्य हो चुका है, और किसी कारणवश अभी तक यानी यह दशा आने तक उसके पुत्र का विवाह नहीं हुआ है, तो जातक को यदि इस लग्नेश की दशा आती है तो उसके पुत्र का विवाह आराम से हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ पुत्र के विवाह की संभावना ही नहीं है, निश्चित रूप से हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही एक और बात का आप ध्यान रखिए कि लग्नेश जब द्वितीय भाव में बैठा है यानी अपने भाव से दूसरा, तो पुत्र का विवाह तो करवा देगा, लेकिन उस जातक की कन्या का विवाह इस दशा में नहीं हो पाएगा। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि पुत्र का विवाह हो जाएगा लेकिन पुत्री का नहीं होगा। ध्यान देने की बात है। इस दशा काल में जातक को सोने चांदी जेवर जवाहरात इनका शौक भी रहता है और बना भी लेता है। जातक पूरा श्रद्धावान होता है, दूसरों के प्रति उसमें विश्वास की भावना भी प्रबल रहती है, यानी दूसरों का विश्वास कर लेता है। और जातक में अपने परिवार के प्रति एक जिम्मेदारी का एहसास रहता है, उसमें बड़प्पन होता है, और इसी वजह से ऐसा लगता है कि वह परिवार का मुखिया बनने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह लठ मार कर परिवार की सत्ता छीन लेता हो, बल्कि उसके परिवार के प्रति किए गए कार्य, उसका समर्पण, उसका त्याग उसको स्वतः ही इस स्थिति तक पहुंचा देते हैं कि दूसरे लोग यही समझते हैं कि यह परिवार का बहुत ही होनहार और जिम्मेदार आदमी है। भले ही वह छोटा ही क्यों नहीं हो, लेकिन वह पूरे परिवार को साथ लेकर चलता है, उनकी देखभाल करता है। इसलिए प्राय ये मुखिया का पर्याय ही बन जाता है। घर में इससे बड़े लोग भी हो सकते हैं, लेकिन पूछ परख इसकी ज़्यादा रहती है। अब ये तो हुए कुछ सकारात्मक पहलू जो कि लग्नेश के द्वितीय भाव में बैठने से होते हैं। अब इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी होते हैं। तो नकारात्मक पहलू हम देखें तो इस जातक में श्रद्धा और विश्वास कूट कूट कर भरा होता है। वहीं पर इसमें तर्क जिज्ञासा इसकी बेहद कमी हो जाती है, यानी इसकी तर्कशीलता समाप्त हो जाती है। अभी कुछ साल पहले ही आपको याद होगा कि एक खबर चली थी कि कहीं पर मूर्तियां दूध पी रही हैं, कि गणेश जी की मूर्ति दूध पी रही है। और इस वजह से यह खबर सुनकर अधिकतर लोगों ने स्वयं अपने घर में गणेश जी की मूर्ति को या अन्य किसी मूर्ति को दूध पिलाने का प्रयोग अवश्य किया होगा। अब मूर्ति ने दूध पिया या नहीं पिया ये तो हमारा आज का विषय नहीं है, और हम इस तर्क में पढ़ना भी नहीं चाहते। यहाँ इस उदाहरण को लेने के पीछे हमारा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ऐसे जातक जिनका लग्नेश द्वितीय भाव में बैठा है, और विशेषकर इसका दशाकाल हो या यह स्वयं नक्षत्र स्वामी हो, तो ये कोई प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास कोई तर्क जिज्ञासा नहीं है, इसके पास विश्वास है, श्रद्धा है। यह खबर सुनकर ऐसे जातक हाथ जोड़कर मूर्ति की सेवा में बैठ जाएंगे। उनको इस बात से कोई ऐतराज नहीं होता कि मूर्ति दूध नहीं पिएगी। वो यही मानकर चलते हैं कि हाँ दूध पी ही रही है, वो सेवा पूजा में लग जाएगा। यानी इसमें कुल कहने का मतलब हमारा ये है
कि इसकी तर्कशीलता बिल्कुल समाप्त हो जाती है, विश्वास ज़्यादा करता है, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास यही इसकी पूंजी है। अब यह ठीक बात है कि श्रद्धा और विश्वास मनुष्य में होने चाहिए, बिना इसके जीवन इतना आसान भी नहीं होगा। अब मान लीजिए इस दशा का आगमन शिक्षा काल में हुआ है, तो इस जातक की तर्क और जिज्ञासा जो कि समाप्त है, तो यह अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जातक में यानी छात्र में कहें कि तर्क और जिज्ञासा का भाव होना बहुत जरूरी है। उसके बिना शिक्षा में बहुत ज़्यादा आगे हम नहीं बढ़ सकते। विशेषकर ऐसे जातक वकालत, मेडिकल, कोई भी टेक्निकल, इंजीनियरिंग वगैरह जैसे विषय हैं, रिसर्च के वर्क हैं, इन कामों में ये बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा भी यदि इस दशा काल में हुई तो वो किसी अन्य आर्ट या कॉमर्स जैसे विषय में हो सकती है, लेकिन टेक्निकल क्षेत्रों में इनकी शिक्षा बिल्कुल नहीं होगी। अब मान लीजिए ऐसा कोई जातक वकालत का धंधा करता है, तो तर्क तो इसके पास है नहीं। सामने वाले वकील साहब ने इसके क्लाइंट के प्रति कोई चार्ज लगाया तो यह उसका जवाब नहीं दे पाएगा, ये उसी को सही मान लेगा, तो ये तो अपने क्लाइंट को मरवाने के काम हो जाएंगे। इसलिए वकालत के धंधे में ये नहीं होते हैं और ना उसमें ये एजुकेशन प्राप्त करते हैं। अब मान लीजिए यही कोई डॉक्टर हो और कोई इसके पास आया कि डॉक्टर साहब मेरे सीने में दर्द हो रहा है और मुझे लग रहा है कि मुझे तो हार्ट अटैक हो गया है, तो क्या विश्वास करके डॉक्टर उसको ऑपरेशन टेबल पर लेटा देगा? नहीं ना। डॉक्टर के पास तर्क है, जिज्ञासा है, वो 100 जांच करवाएगा पहले कि यह इसको सीने में दर्द किसी एसिडिटी की वजह से है या कोई मसल पेन है। वो 17 तरह की जांच करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा। तो ये जो निष्कर्ष पर पहुंचने का भाव होता है, इसका ऐसे जातकों में नितांत अभाव रहता है। सबसे मुख्य मुद्दा यही है। वकील और डॉक्टर ये दो ऐसे पेशे हैं जो आपको पूर्णतया तार्किकता से भरे हुए मिलेंगे। आपकी कही गई बात को ना तो डॉक्टर सही मानेगा ना वकील सही मानेगा। उनका अपना एक प्रोसीजर है, वो उसी प्रोसीजर के अंतर्गत ही तर्कपूर्ण ढंग से समस्या का निदान करेंगे, और वो निदान करना इन जातकों के बस में नहीं होता। इसलिए इन पेशों में ये प्राय नहीं भी पाए जाते हैं। और मान लीजिए ये पहले से ही इन पेशों में हैं और इस दशा का आगमन हो गया तो इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इस परिस्थिति का एक नकारात्मक पहलू और है कि जातक के अपने ससुराल से संबंध खराब हो जाते हैं। ससुराल की आर्थिक स्थिति में भी कमजोरी आती है, अन्य तरह की समस्याएं भी ससुराल में पैदा होती हैं। लेकिन यह स्थिति यदि किसी के साथ भी है, अब इसके उपाय स्वरूप जातक को इस दशाकाल में किसी ना किसी मंदिर में अवश्य जाते रहना चाहिए। जहां भी आपकी श्रद्धा हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मंदिर में नियमित रूप से जाएं। हफ्ता के कोई एक दिन चले जाएं या डेली जाएं, जैसे आपको सूट करे, तो इसके नकारात्मक प्रभाव आपको कम मिलेंगे। फिर इस ग्रह से संबंधित कोई रत्न भी आप धारण कर सकते हैं, यदि वह ग्रह नीच का नहीं हो, इतना ध्यान रखें। और सुझाव यही होगा कि पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास को स्वीकार करने की बजाय अपने जीवन में, अपने व्यवहार में थोड़ी तार्किकता अवश्य लाएं। आजकल जितने लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार होते हैं, बहुतायत से आपने देखा होगा, आप लोगों के पास भी कोई ना कोई फ़ोन, मैसेज, ईमेल आती ही होगी। तो ऐसे ही लोग इनके जाल में बहुत आराम से फंस जाते हैं। इसलिए इस स्थिति के जातकों को अपने जीवन में थोड़ी तर्कशीलता, थोड़ी जिज्ञासा
अवश्य लानी चाहिए। आइए अब बात करते हैं, लग्नेश यदि तृतीय भाव यानी अपने भाव से तीसरा बैठा हो तो उस स्थिति में क्या फल प्राप्त होंगे। तो इस स्थिति का जातक पूरी तरह से मेहनती और पुरुषार्थी होता है। मेहनत करना इनका एक स्वाभाविक गुण होता है। भाग्य पर इनका भरोसा होता ही नहीं है, बल्कि जीवन में ये अपने बाहुबल और मेहनत से ही आगे बढ़ते हैं। खान पीन में इनको ठोस भोजन यानी गरिष्ठ भोजन के शौकीन होते हैं, और इसका दशाकाल हो तो अभक्ष भक्षण का शौक भी इनको लग जाता है। इनकी जठराग्नि बहुत तेज होती है और दबा कर खाते हैं। क्रोध की मात्रा इनमें ज़्यादा होती है। कब किस बात पर क्रोधित हो जाएंगे इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। फिर इनमें थोड़ा भ्रम और कन्फ्यूजन, इसकी स्थिति भी अक्सर पाई जाती है और जल्दी ही ये द्विधा में पड़ जाते हैं, किसी न किसी कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। गणित में पारंगत होते हैं, अच्छे साहित्यकार कवि भी हो सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा कवि साहित्यकार होने के लिए द्वंद्व की जरूरत है, और वो द्वंद्व इनको तीसरे भाव में लग्नेश बैठकर स्वाभाविक रूप से देता है। तो बहुत अच्छी संभावनाएं होती हैं कि इन लोगों के कवि या कह लें कि साहित्यकार बनने में, साहित्यकार नहीं भी बन पाए तो भी साहित्य में रुचि तो इनकी रहती ही है, गणित में भी रुचि रहती है, और ज्योतिष में भी रुचिवान ये हो सकता है, और ज्योतिषी भी हो सकता है यदि अन्य कोई ग्रह योग अच्छे हों, उसको सपोर्ट करते हों तो। फिर कॉमेडी, मिमिक्री जैसी कलाओं में भी ये पारंगत होते हैं, और इस क्षेत्र में अपना करियर भी बना सकते हैं। यानी ये स्वभाव से थोड़ा मजाकिया होते हैं। जो थोड़े गंभीर प्रकृति के लोग हैं वो इन लोगों को अक्सर छिछोरा कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये छिछोरे नहीं होते। इनमें मनोविनोद का एक स्वाभाविक गुण होता है, और किसी का भी मजाक उड़ाना इनका एक प्रिय सगल होता है। अब इसी कॉमेडी वाली बात पर एक योग याद आ रहा है जो हम आपको बता देते हैं। लग्नेश तृतीय भाव में बैठा है और तृतीयेश यदि चतुर्थ भाव में बैठा हो, याद रखिए जिस लग्नेश की हम बात कर रहे हैं वह तो तृतीय भाव में बैठा है, और तृतीयेश स्वयं चतुर्थ भाव में बैठा है। तो ऐसे लोग पेशेवर कॉमेडियन होते हैं और बहुत अच्छा सम्मान और धन ये इस कॉमेडी के पेशे से कमाते हैं। यदि आपको किसी अच्छे कॉमेडियन की कुंडली मिल जाए तो आप ट्राई करके देखना, आपको ये दो स्थितियां वहाँ जरूर मिलेंगी। ऐसे जातक पूरे स्फूर्तिवान और मेहनती होते हैं, आलस्य इनमें बिल्कुल नहीं होता है। आप रात में भी जाकर इनको कहें नींद से उठाकर कि भाई फलानी जगह चलना है, कुछ काम है, ये तुरंत साथ हो लेंगे। आलस्य नहीं होता इनमें बिल्कुल भी। डर क्या होता है ये इनको पता नहीं होता, यानी डर खुद इनसे डरता है। यानी इन लोगों का भय एक तरह से समाप्त हो चुका होता है। भय किस चिड़िया का नाम है इनको नहीं मालूम। और ऐसे लोग ज़्यादातर आपको आर्म्ड फोर्सेस में मिलेंगे, और विशेषकर ये लोग कमांडोज होते हैं। ऐसे लोग यदि कमांडो फोर्सेस में जाते हैं तो बहुत सफल रहते हैं, क्योंकि जो गुण धर्म हमने आपको बताए वो सारे के सारे इन कमांडोज में होते हैं। ना इनको डर लगता है, सर्वाहारी होते हैं। जब ये मान लीजिए किसी मिशन में हैं, जंगल में या कहीं पर भी, भोजन तो वहाँ होता नहीं है, तो सर्वाहारी यानी जो भी सांप बिच्छू जो कुछ भी मिला जीवन बचाने के लिए खा लेते हैं। कठोर मेहनती होते हैं। डर क्या होता है ये मालूम नहीं। इनको मालूम है कि ये जिस मिशन पर हैं उसमें इनके प्राण भी जा सकते हैं, लेकिन इनको कोई चिंता नहीं। ये अपने मिशन में लगे हुए हैं। ये सारे जो फल हमने आपको बताए ये हूबहू इन पर लागू होते हैं।
यानी ये बहुत कठोर मेहनती होते हैं, अपने छोटे भाई बहनों यानी अनुजों से भी प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं और भाई बहन भी इनके लिए सहायक सिद्ध होते हैं। कुल मिलाकर ये जातक अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करते हैं। भाग्य या धर्म कहीं बहुत पीछे छूट चुका होता है और जीवन में अपने मेहनत अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ जाते हैं और इनके पास सिर्फ कर्म ही बचता है और कर्म में ये कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। अब ये तो हुई कुछ सकारात्मक बातें लग्नेश के तृतीय भाव में बैठने की। आइए अब इसके कुछ नकारात्मक पहलुओं पर बात करते हैं। इस स्थिति का एक सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू तो यह होता है कि जातक की अपने पिता से पटरी नहीं खाती। पिता के साथ इसके मतभेद रहते ही हैं। फिर इनका उत्साह, कर्म और मेहनत इतनी अधिक बढ़ी हुई रहती है कि ये धर्म के प्रति इनका रुख बिल्कुल गौण होता है। जीवन में धर्म का कोई स्थान नहीं रह पाता है। ऊपर से देखने में आपको भले ही धार्मिक लगें, लेकिन आंतरिक रूप से इनमें धार्मिक होने की संभावनाएं नगण्य हो जाती हैं। भाग्य का साथ इनको ना के बराबर मिलता है और इनको उसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं होती, क्योंकि ये अपनी मेहनत और बाहुबल पर भरोसा करते हैं। भाग्य भरोसे ये रहते भी नहीं हैं, अपने कर्म में लगे रहते हैं। अब इसके उपाय की हम बात करें तो मान लीजिए ये जातक किसी मांसाहारी परिवार से है। अक्सर कई परिवार मांसाहारी होते हैं, तो उस स्थिति में अभक्ष भक्षण करना इनके लिए हितकारी ही होता है, ये कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई ऐसा जातक है जो बिल्कुल शाकाहारी परिवार से है और इस स्थिति के लग्नेश की दशा आ गई, तो उसको यहाँ पर अभक्ष भक्षण नहीं करना है, बल्कि ज्वार के आटे की गोलियां बनाकर वो मछलियों को कभी कभी खिलाते रहना चाहिए। तो इसको नकारात्मक फलों में बहुत कमी आएगी। सुझाव के तौर पर अपने क्रोध और गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रखना सीखिए, क्योंकि क्रोध और गुस्से में काम अक्सर बिगड़ते ही हैं, बनते नहीं हैं। तो साथियों, आज के चैप्टर में हमने लग्नेश की 3 स्थितियों की चर्चा की। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव। अब इससे आगे की चर्चा हम अगले चैप्टर में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं मिले, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। इसके आगे की स्थितियों की चर्चा भी हम जल्द ही करेंगे। तो इस चैप्टर को विराम देने की इजाज़त चाहते हैं। तब तक के लिए जय जय सिया राम।